कौन सा ऐसा कारण रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार अपनी स्थिति से नीचे आती हुई दिखाई देती है। तो साथियों, मुझे ऐसा लगा कि इस पर मुझे अपनी बात रखनी चाहिए, कहनी चाहिए। कांशीराम जी पहले ऐसे नेता थे, मेरा मानना है, कि जिन्होंने इस बहुसंख्यक समाज को अपने नारे, अपने मुहावरे, अपनी कहानियां सुनाई थी। असल में समाज में उन्हीं की चलती है जिनके अपने नारे, अपने कहानी, अपने मुहावरे होते हैं। मानवर कांशीराम जी इस बात को समझ गए। उन्होंने पहले राजनीति में इस समाज को, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, इस समाज को उन्होंने इसके अपने नारे दिए थे। जैसे उन्होंने जब कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो ये उनका इस समाज के लिए दिया गया अपना मौलिक नारा था। जब उन्होंने ये कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, जब उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी साझेदारी, इस तरह के जो नारे थे, ये मूलतः बहुजन समाज के लिए दिए गए उनके मौलिक नारे थे। और उन नारों के चलते, उन चेतनाओं के चलते ये समाज तिनका तिनका करके जुड़ा था। हम लोग अक्सर कहते हैं कि बीएसपी के पास अगर कुछ पूंजी के रूप में था तो केवल मानवर कांशीराम जी के दिए गए नारे थे। और उन नारों से समाज के दलित, पिछड़े, गरीब गुरबा समाज के लोग प्रभावित हुए थे। उनको ऐसा लगने लगा था कि मानवर कांशीराम जी के बताई गई बातें, उनके दिए गए नारे हमारी अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। तो वो लोग बड़ी संख्या में गोलबंद हुए थे, इकट्ठा हुए थे, जुड़ने लगे थे। और उनके जुड़ने के चलते जो समूह पैदा हुआ था, जो झुंड का निर्माण हुआ था, वो पार्टी को लगातार ऊपर ले जाने में सहायक हुआ था। जैसे लोकतंत्र में ये बात कही जाती है, लोकतंत्र में अक्सर कहा जाता है कि भाई लोकतंत्र में व्यक्ति का नहीं झुंड का महत्व होता है, जिनका बड़ा झुंड उनका बड़ा हिस्सा। लेकिन ये जो दलित पिछड़ा समाज था, बहुजन था, झुंड बड़ा था, लेकिन इकट्ठा न होने की वजह से, राजनीतिक चेतना न होने की वजह से इसके पास अपनी हिस्सेदारी नहीं थी। मानवर कांशीराम जी ने इनको ये बात को बड़े पैमाने पर समझा दिया था कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बिगड़ी बने, तो केवल और केवल तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि इस लोकतंत्र में तुम लोग अपनी संख्या की ताकत के बल पर सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त करो। और ये बात दलित पिछड़ी जातियों के पढ़े लिखे लोगों को, उस समाज के अनपढ़ लोगों को, उन समाज के 20 लोगों को ये बात समझ में आई थी। कांशीराम जी जो भी प्रतीक उठाते थे, वो चाहे नारों का प्रतीक हो, उनकी कहीं कहानियों का प्रतीक हो, यहाँ तक कि उनके बहुजन समाज पार्टी में लिए गए उनके चुनाव चिन्ह का प्रतीक हो, उन प्रतीकों के पीछे एक गंभीर अवधारणा रहती थी मानवर कांशीराम। जैसे कि मानवर कांशीराम जी कहा करते थे कि हाथी जो है वो बड़ी शरीर वाला जानवर, उसको पालना इतना आसान नहीं है। मानवर कांशीराम जी कहते थे कि उसको पालना इतना आसान नहीं है, वो एक आदमी की बस के बात नहीं है, वो भी दलित पिछड़े समाज के लिए, वो भी गरीब गुरबा के लिए। तो वो कहते थे कि लेकिन एक बात है कि जो हाथी की सवारी लोग करते हैं उनमें गरिमा का बोध है, उसमें कुछ राजत्व का बोध होता है, कुछ गरिमा का बोध होता है। इसलिए वो बहुजनों से कहते थे कि तुम अकेला हाथी नहीं पाल सकते हो, लेकिन तुम चाहो तो मिल के हाथी पाल सकते। लोगों की ये बात समझ में आ गई कि नहीं, हाथी तो मिल के पाली जा सकती है। तो तमाम दलित पिछड़े समाज की तमाम जातियां अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके उस हाथी को पालने में जुट गई। कोई चारा ले आता, कोई कहीं से कुछ ले आता, कोई अपना हिस्से का वो, तो उसमें तमाम जातियां इकट्ठा हो गई
और इकट्ठा होके उसको मजबूत करने लगी। परिणाम ये हुआ कि इनके सामूहिक प्रयास से हाथी इस तरह मजबूत हुआ कि वो सक्षम हुआ इनको बैठा के दिल्ली और लखनऊ की यात्रा कराने में, लखनऊ दिल्ली की यात्रा कराने में वो सक्षम हो गया। अब जो लोग हाथी को वजनदारी से नहीं लेते थे, हाथी पे ध्यान नहीं देते थे, उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि मानवर कांशीराम जी का हाथी तो वास्तव में इस तरह मजबूत हो गया है कि वो तमाम लोगों को, तमाम वंचित वर्ग समूह के लोगों को आसानी से लखनऊ और दिल्ली की यात्रा करा देगा। अब ये बात सपने की तरह सच होने लगी। उसका परिणाम ये आया कि इस समाज में तमाम कमजोर लोग जो ये सपने में नहीं सोच सकते थे कि राजनीति में आगे चल के इतने सरल और सीधे सच्चे आम लोग कभी एमपी एमएलए बन सकते हैं, क्योंकि उस समय तो कहा जाता था कि भाई सियासत में जाने, रियासत में जाने के लिए सियासत होनी चाहिए या राजनीति करने के लिए बहुत आपके पास ताकत होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, ऐसे संभव नहीं है। लेकिन मानवर कांशीराम जी ने जो बहुजन समाज में जिस तरह की बातें बताई लोगों को, जिस तरह लोगों को तैयार किया, जागरूक किया, उसके चलते लोग बहुत सरल ढंग से, तमाम ऐसे लोग जिनकी पृष्ठभूमि बहुत गरीबी की रही है, वो लोग भी राजनीति में जाकर सफल होते दिखे। और ये लगातार ये कारवां जो बहुजन का था वो ऊपर उठता चला गया और बहुजन समाज पार्टी का वोट रेशियो था जो वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। लेकिन ऐसा लगता है कि आप अगर देखें कि जब हाथी सक्षम हो गया लखनऊ दिल्ली की यात्रा कराने में और मानवर कांशीराम जी का समय चला गया, आप ये कह लें कि मानवर कांशीराम जी के बाद का जो समय था, उस समय में हाथी के मालिकों ने हाथी को हाथी के सेवकों से लेकर किराए पर देने की बात कर दी और ये कह दिया कि यार नहीं, तुम लोग अभी थोड़ा सा गम खाओ, हम हाथी को किराए पर देते हैं क्योंकि अच्छा मिल रहा, अच्छा किराया मिल रहा, काफी पैसा मिल रहा है, काफी किराया मिल रहा है, तो वो कहे कि अपने उस पर हम दे देते हैं। और तब तक चूंकि ये बात प्रचारित हो गई थी कि जिसको हाथी मिल जाए मानवर कांशीराम जी का, बहुजन समाज पार्टी का, उसकी यात्रा आप समझ लें कि लखनऊ की दिल्ली की सफल हो सकती है, तो तमाम पैसा वाले लोग चले। अब उन लोगों को हाथी के उत्थान पतन से कोई लेना देना नहीं था, उनको केवल यात्रा करके, सवारी करके वहां तक अपना जाना था। वो लोग चले तो गए लेकिन हाथी का ध्यान नहीं रखा। जब हाथी लौट के आई तो बहुत दुबली पतली थी। लोग फिर समाज के बीच में गए और उन्हीं लोगों से फिर कहा कि आइए फिर एकजुट होते हैं, हाथी को फिर से चारा पानी खिलाया जाए। तो कई बार ये बातें रिपीट हो जाने की वजह से लोगों का विश्वास उठ गया। लोग ये कहने लगे कि चलिए फिर से खिलाएं पिलाएं, लेकिन क्या पता फिर से वही बात हो जाए। तो बाद में बार बार ये बात कही गई लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। जब लोग तैयार नहीं हुए, सेवक तैयार नहीं हुए, वर्कर तैयार नहीं हुए, वर्करों का मनोबल उस तरह बन न पाया, रह न पाया, जिसके परिणाम के चलते आज का जो परिणाम है वो